नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूपी और आपके साथ मैं हूं बरखा बली। आज से आपका पसंदीदा चैनल एक नई सीरीज शुरू कर रहा है, स्पॉटलाइट विजन 2047। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, आबादी भी सबसे ज्यादा है, इसलिए जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा है। पीएम मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है। इसी लक्ष्य में यूपी की बड़ी अहम भूमिका होगी। तो आपके पसंदीदा चैनल ने एक रियलिटी चेक शुरू किया है, जिसमें हम यूपी के सभी 75 जिलों में जाएंगे और विकास के जो भी काम हो रहे हैं उसको आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए, योगी सरकार के साथ साथ ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि साल 2047 तक यूपी ना सिर्फ विकसित भारत के लक्ष्य में सबसे बड़ा भागीदार हो, बल्कि ये भी कि देश का ग्रोथ इंजन भी बने हमारा प्रदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पॉटलाइट की अपनी पहली खबर से, जो है यूपी के बाराबंकी जिले से। ब्लॉक 2022 से हुआ है। जब से ये कांची ब्लॉक हुआ है, जब से बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है। स्वच्छता, शिक्षा, शौचालय, आवास, खड़ंजा, इन सब का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और आईसीडीएस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और सभी पैरामीटर्स पर पहले की तुलना में अभी 2 साल की तुलना में काफी प्रगति हुई है। चेहरों पर ये सुकून और जबान पर तरक्की की जिद ही बदले और विकसित यूपी के सपने के सच होने की मुनादी है। जब विकास के मौके खुद ही आकर दरवाजे खटखटाएं, तो समझ लेना चाहिए कि चुनी हुई सरकार काम में जुटी हुई है। जनता के पैसे का इस्तेमाल जनता के हित में और सही जगह हो रहा है। यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। ये तस्वीरें बाराबंकी के पूरे डलई ब्लॉक की हैं। आकांक्षी जिले के इस ब्लॉक की विकास की आकांक्षा दशकों से दबी हुई थी। जब सरकार का साथ मिला, जब योजनाएं ब्लॉक में पहुंचने लगी, तो पूरे इलाके ने अपने सामर्थ्य को इस कदर दिखाया कि पूरे देश का आदर्श बन गया। नीति आयोग ने पूरे डलई ब्लॉक को दिया 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार। जून 2025 में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार। देश के 500 आकांक्षी विकास खंडों में से बाराबंकी के पूरे डलई को चुना गया। बाराबंकी में विकास की ये गंगोत्री रातों रात ही नहीं बही, बल्कि इसके लिए योगी सरकार की योजनाओं के साथ साथ जिले के अधिकारियों की कदमताल भी अहम रही है। योगी सरकार ने बाराबंकी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया और फिर योजनाओं के लाभ की धारा लखनऊ तक ही नहीं रुकी, बल्कि बाराबंकी भी पहुंची और नतीजा सबके सामने है। अगर हम सभी मिलकर के कार्य करेंगे, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, प्रदेश और केंद्र मिलकर के सामूहिक प्रयास करें और 25 करोड़ की पब्लिक एक साथ अपने जीवन का मंत्र बना ले कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो लेकिन विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से जाएगा। विकसित उत्तर प्रदेश का रास्ता आता है हमारी ग्राम पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से और जिला पंचायत से। इन इकाइयों को भी हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। ये यूपी सरकार के विजन का ही कमाल है कि एक समय में विकास की रेस में पिछड़े बाराबंकी ने कुछ पैमानों पर पूरे देश के लिए एक बड़ी लकीर खींच दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक विकास जैसे पैरामीटरों पर बाराबंकी ने जो कमाल किया है, उससे प्रदेश के बाकी विकास ब्लॉकों को भी नया रास्ता दिखा है। पूरे डलई ब्लॉक में टीबी के हर मरीज का 100% इलाज हुआ। ब्लॉक में हर गर्भवती महिला का प्रसव घर पर न होकर किसी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। मातृ मृत्यु दर 0 करने के बेहद करीब पहुंचा ब्लॉक। 98% से ज्यादा नवजात शिशुओं का टीकाकरण हुआ। स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स की बात करें तो सभी इंडिकेटर्स पे इसने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। बच्चों के टीकाकरण की बात हो, गर्भवती महिलाओं की 100% जांच वहाँ करवाई गई, संस्थागत प्रसव भी 100% करवाया गया है। इसके अलावा महिलाओं की ब्लड प्रेशर की जांच, ब्लड शुगर की जांच और अन्य जितने भी इंडिकेटर्स, सब में स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छी प्रगति की और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम इस तरह से प्रगति करते रहेंगे, जिससे हमारा दूसरा ब्लॉक भी एक अच्छे रैंक में आ सके। एक समय था
जब बाराबंकी के बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरे जिलों में जाने के लिए मजबूर थे, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और अब बाराबंकी में शिक्षा भी बदल गई। साल 2022 में पूरे डलई ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक बना था। उसके बाद शिक्षा पर लगातार काम हुआ और अब पूरे डलई ब्लॉक के बच्चों को किसी भी बड़े शहर की तरह स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट स्कूलों की सुविधा मिली है। नीति आयोग ने शिक्षा के पैरामीटर पर भी पूरे डलई ब्लॉक को पूरे देश में उत्कृष्ट माना है। सभी प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना, डिजिटल लर्निंग के लिए स्मार्ट क्लास की सुविधा, स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण उपाय। 2022 से हुआ है, जब से ये आकांक्षी ब्लॉक हुआ है, जब से बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है। बच्चे पहले से अच्छे ज्यादा आने लगे हैं, खिलौने आए हैं, पुस्तकें आई हैं और अधिकारी का दौरा रहता है आए दिन। सब चीज हमारे उपलब्ध है, बेबी टॉयलेट वगैरह भी कर दिया है। हमारे बच्चों को खाना, हार्ड बुक वगैरह सब मिलता है और धीरे धीरे इसको टीवी वगैरह भी लग गई है, उसके माध्यम से हम सब बच्चों को सिखा पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा बदलाव होता जा रहा है। दरअसल बाराबंकी ने विकास का एक ऐसा मॉडल अपनाया है जिसमें योजनाओं के लागू होने और उनके लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के हर कदम की पूरी जानकारी और निगरानी रखी गई है। जिलाधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सबकी जवाबदेही भी तय है और जिम्मेदारी भी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियोजन विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है और वहाँ पर कन्वर्जेंस के माध्यम से और जितने भी पद होते हैं सभी पदों को भरकर प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पर तेजी से विकास कार्य हो, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ कहीं न कहीं विकास की धारा कुछ पीछे छूट गई थी किन्हीं कारणों से, दूर दराज का होने की वजह से या मुख्य मार्गों से न जुड़े होने की वजह से दिक्कतें वहाँ पर रही थी। बट अब उनमें बहुत तेजी से विकास कार्य हो रहा है, उसी के क्रम में जो लगातार प्रयास चल रहे हैं। विकास की पहली सीढ़ी स्वच्छता होती है। स्वच्छता के लिए नागरिक जागरूकता बेहद जरूरी होती है। अगर नागरिक जागरूक नहीं है तो फिर सरकार और प्रशासन की कोशिशें पूरी तरह सफल नहीं होती हैं। पूरे डलई ब्लॉक में जनता ने भी स्वच्छता में न सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उनके आसपास गंदगी न हो। इससे न सिर्फ ब्लॉक की सुंदरता बढ़ी, बल्कि आमतौर पर गंदगी से फैलने वाली बीमारियों पर भी लगाम लगी है। गांव में तमाम नालियां हैं, इंटरलॉकिंग है, पंचायत भवन है, तमाम पेंशन है, आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, शिक्षा विभाग स्कूल है, स्वास्थ्य विभाग है। इसमें बहुत सुधार आया है। सुविधाओं में सुधार एक स्तर पर नहीं आता, इसमें कई लेयर पर एक साथ काम करना होता है, तब सरकारों को सफलता मिलती है। वैसे भी सरकार की योजना की सफलता की कसौटी होती है जब लाभ जनता तक पहुँचे और योजनाओं का नाम जनता की जबान पर चढ़ जाए। पूरे डलई ब्लॉक में भी यही हुआ और ये अब यूपी के दूसरे ब्लॉकों के लिए प्रेरणा बना है। विगत कुछ वर्षों से बहुत अच्छा विकास कार्य चल रहा है। ये विकास कार्य चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, आवास के क्षेत्र में हो, जैसे आवास के अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, इन सब में बहुत अच्छा विकास कार्य हुआ है। इसके लिए मैं वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा समस्त जिला के कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में स्वच्छता, शिक्षा, शौचालय, आवास, खड़ंजा, इन सब का विकास बहुत अच्छा हो रहा है और कूड़ा घर भी बना हुआ है। पानी की टंकी जल मिशन के तहत सुविधाएं अच्छी उपलब्ध हो रही है सरकार से। किसी भी इलाके की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक कितने जागरूक हैं। सीएम योगी हमेशा ही नागरिकों की जागरूकता के लिए सरकार के अभियानों की हिमायती रहे हैं। पूरे डलई ब्लॉक में नागरिकों को न सिर्फ समय समय पर अभियानों के जरिए अधिकारों, जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया, बल्कि उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। इस मेहनत का नतीजा आज सबके सामने है। हमारे काफी इंडिकेटर सैचुरेट हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ समय समय पर संपूर्णता अभियान कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जिला स्तर से विभिन्न अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाता है और विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी महोदय के सहयोग से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का अनुश्रवण करते हुए उसमें जहाँ पर भी कमियां होती है उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो हमने जो है सॉइल हेल्थ कार्ड हमारा टारगेट 100% कर लिया है। FPO हमारे यहाँ जो बनने थे वो भी 100% है हमारे यहाँ।
बनने थे। उसके अलावा हमने ODF प्लस जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा अचीव कर लिया है। तो ऐसे कई इंडिकेटर्स में बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल रैंकिंग जो है जो काफ़ी अच्छी हुई है। सीएम योगी 2017 के बाद से ही लगातार योजनाओं के जरिए हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति, अंतिम जिले, अंतिम ब्लॉक को विकसित यूपी के साथ चलने के लिए तैयार कर रहे हैं और अब उसका असर भी दिखने लगा है। बाराबंकी जिले का पुरेडलई ब्लॉक पूरे देश में मिसाल बन चुका है। वैसे मिसाल की बात करें तो अगली खबर राजधानी लखनऊ से सटे अमेठी जिले की है, जहां एक शख्स पूरे इलाके के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बना है। कभी गार्ड की नौकरी करने वाला एक शख्स कैसे सरकार की मदद से 50 लाख के टर्नओवर वाला कारोबारी बन गया। अब विकास की कहानी अमेठी से। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। जब वक्त कठिन हो तो ये वादा दिक्कतों के पहाड़ से टकराने की हिम्मत बन जाता है। बाहर से आम सी दिखने वाली ये बिल्डिंग सबूत है कि जब जब सरकार और जनता कदम ताल करती है तो तरक्की की तश्तरी पर सजते हैं सफलता के इश्तिहार। उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी के गौरीगंज में बनी ये बिल्डिंग बाहर से किसी भी आम इमारत की तरह दिखती है, लेकिन इसके अंदर मशीनों की आवाजें तरक्की का तराना गा रही हैं। कहानी अच्छी भी है और सच्ची भी। ये है दिलीप कुमार, जो कभी रोजगार की तलाश में अपना घर बार छोड़कर दिल्ली में गार्ड की नौकरी कर परिवार चलाते थे। कोरोना आया तो उसने जिंदगी तो बख्श दी, लेकिन नौकरी लील गया। अब दिक्कत थी जिंदगी के साथ साथ परिवार भी चलाने की। लगभग 7-8 साल हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भागे, कहीं सरकारी के इधर उधर भागते रहे, मगर कहीं सफलता नहीं मिली। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मुश्किलें आती हैं तब सच्चे और अच्छे की पहचान होती है। वक्त मुश्किल था। दिलीप कुमार को सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तभी मुश्किलों की इस घड़ी में उम्मीद की एक किरण नजर आई। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। एडवर्टाइजमेंट प्रचार हम लोग देखे थे, तो फिर विभाग से संपर्क किए, विभाग से बैंक से संपर्क हुआ, फिर उससे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने ये ऐसी योजनाओं का जो हम जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है, और हम उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के अनुदान से आज हम लोग व्यापार को इतनी ऊंचाई तक ले गए। क्योंकि हम लोग इतने मजबूत नहीं थे कि हमारे पास भरपूर पूंजी हो, छोटी छोटी पूंजी लगा के हम लोग इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया। पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना यानी PMFME योजना के लाभार्थी हैं दिलीप कुमार। PMFME योजना के तहत दिलीप को 10 लाख का लोन मिला। लोन पर 35% की सब्सिडी भी दिलीप कुमार को मिली। मार्च 2023 में दिलीप कुमार ने मसाला फैक्ट्री शुरू की। महज 2 साल में मसाला फैक्ट्री का टर्नओवर 50 लाख पहुंच गया। लोन 2028 तक चुकाना है। अब तक 50% लोन चुकाया गया है। पीएम मोदी ने युवाओं से हर बार यही आह्वान किया है कि रोजगार लेने वाले नहीं, देने वाले बनिए। आत्मनिर्भर भारत की यही पहचान है। कभी विज्ञापन देखकर अपनी जिंदगी के ताने बाने बुनने की कोशिश करने वाले दिलीप कुमार आज खुद सफलता के विज्ञापन बन गए हैं। सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे और युवाओं को भी ये सीख लेनी चाहिए और व्यापार में लग जाना चाहिए। हमेशा नौकरी के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, व्यापार के लिए भी लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा।
दरअसल मोदी सरकार की ये योजना युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इसका लक्ष्य ही भारत में व्यापार का ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिससे युवा न सिर्फ सक्षम बने बल्कि दूसरों के लिए भी बड़ा सहारा बने। योजना 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई। योजना में व्यक्तिगत इकाइयों, एफपीओ, उत्पादन सहकारी समितियों और SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुपों को सहायता दी जाती है। इसके अलावा योजना में ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी सरकार मदद करती है। अब तक योजना के तहत पूरे देश में 11,501 करोड़ से ज्यादा के कुल 1.44 लाख से अधिक लोन दिए गए हैं। जून 2025 तक योजना के तहत 1,16,666 लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। भारत आबादी के लिहाज से न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े 2 देशों में शामिल है, बल्कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश भी है। पीएम मोदी की कोशिश इन युवाओं को ही देश की प्रगति का ग्रोथ इंजन बनाने की है। फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर ऐसा है जिसमें भारत के पास दुनिया में अव्वल बनने का मौका भी है और क्षमता भी। 25 लाख देश में असंगठित फूड इंटरप्राइज, 74% सूक्ष्म उद्योगों में फूड प्रोसेसिंग कितने रोजगार देता है, 66% ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों का प्रतिशत, 80% घर से चलाए जा रहे सूक्ष्म उद्योग। सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला बचत गटों के रूप में आप जो काम कर रहे हैं उससे आपका सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण तो हो ही रहा है, परिवार की स्थिति भी सुधर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन PMFME योजना के जरिए गांव की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और हिस्सेदारी भी है। पीएम मोदी का ये विजन अमेठी में दिलीप कुमार की मसाला फैक्ट्री रौजा गांव में साफ दिखता है। ये मसाला फैक्ट्री गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बना रही है। दिलीप कुमार की मसाला फैक्ट्री से करीब 11 महिलाओं को रोजगार। फैक्ट्री में काम कर रही महिलाएं 2 से 8 हजार महीने तक सैलरी पाती हैं। काम भी अच्छा मिल गया है, नजदीक भी है और अच्छे से काम कर लेते हैं हम लोग। बस हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है, गांव में ही मिल गया। गांव मतलब हमारा घर का भी काम हो जाता है और हमारा इसमें भी समय निकल जाता है, अपना भी काम निकल जाता है। बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं है कहीं बाहर जाने की। बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। अपना घर का भी काम, स्कूल में थोड़ा खाना भी बनाने जाती हूँ। 2 घंटा वहाँ भी, 2 घंटा यहाँ भी, ऐसे समय बीत जाता है। रौजा गांव की ये महिलाएं न सिर्फ अपना घर संभाल रही हैं, बल्कि घर को चलाने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। ये दरअसल ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बहुत बड़ा कदम है। अमेठी से चलिए आपको ले चलते हैं बरेली, जहां महाभारत काल की एक झील दम तोड़ रही थी, लेकिन कैसे अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर उस झील को न सिर्फ नई जिंदगी दी, बल्कि उस झील को जिले की सबसे चमकदार जगह भी बना दी। ये खबर देखिए। मैं यक्ष हूं और मैंने ही तुम्हारे इन महान तेजस्वी भाइयों की ये दशा की है। मैंने इन सबको रोका था कि मेरे सरोवर का जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, परंतु ये नहीं माने और मारे गए। यदि तुम्हें भी जल पीना या ले जाना है तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। प्रयास करूंगा, आप प्रश्न कीजिए। महाभारत में यक्ष ने पांडवों से इसी झील पर प्रश्न पूछा था, लेकिन दशकों की अनदेखी और प्राकृतिक जल स्रोतों के बंद होने से इस झील के जिंदा रहने पर ही सवाल खड़ा हो गया। महाभारत काल की ये झील बरेली के आंवला जिले के छोटे से गांव सिरौली में मौजूद है। इस झील का महत्व पौराणिक और सांस्कृतिक के साथ साथ सामाजिक भी है। 52 हेक्टेयर में फैली ये झील अनदेखी के कारण बड़े संकट की ओर बढ़ गई थी। लीलौर झील के प्राकृतिक जल स्रोत बंद हो गए थे। झील में अब प्राकृतिक रूप से पानी नहीं भरता, बंद झील की श्रेणी में आ गया। झील में गंदे नाले गिरते थे, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हुई। दशकों तक अपनी बदहाली पर चुपचाप सिसकती लीलौर झील के दिन बहुरने शुरू हुए 2017 के बाद से। कोई भी राजनेता अपने विजन और सृजन के लिए ही इतिहास में याद रखा जाता है। 2017 के बाद से पीएम मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने पहली बार स्पिरिचुअल, हेरिटेज और इको टूरिज्म को तरक्की के पथ पर रखा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण,
और वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर के कायाकल्प ने जब स्पिरिचुअल टूरिज्म के रिकॉर्ड तोड़े तो दुनिया को सीएम योगी का शहर और संरक्षण का मंत्र समझ में आया। जल के स्रोत अपने स्वार्थ के लिए स्वयं बंद किए हैं, लेकिन यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है। हमने कभी भी उस दिशा में प्रयास नहीं किया है और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है कि ज्ञानवर्धन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक लंबे समय तक ये उपहार इसी रूप में मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के रूप में प्राप्त होता रहे, इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होनी चाहिए, हर पीढ़ी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। तस्वीरें 26 जून 2025 की हैं, जब यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने लीलौर झील के जीर्णोद्धार की शुरुआत की। अब अगली तस्वीर में देखिए, जो इस शुरुआत के 2 महीने बाद की है। 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब लीलौर झील बदहाली से आजादी के जश्न से लबालब थी। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने लीलौर झील में न सिर्फ नाव की सवारी की, बल्कि ये भी बता दिया कि आने वाले समय में हेरिटेज टूरिज्म इस पूरे इलाके की समृद्धि का बड़ा कारण बनेगी। ये झील उस समय एक सरोवर नाम से जानी जाती है। आज एक सरोवर में नौका विहार हो रहा है। ये महाभारतकालीन स्थल है। ये आंवला के लिए नहीं, बरेली जनपद के लिए ही नहीं, संपूर्ण कमिश्नरी और उत्तर प्रदेश के लिए ये महत्वपूर्ण स्थल है। ये नौकाएं, नौका विहार, ये एक सरोवर में एक महाभारतकालीन दृश्य का अनुभव कराता है। दरअसल लीलौर झील के कायाकल्प में योगी सरकार के बड़े फैसले का हाथ है। योगी सरकार ने यूपी में इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया है। ये बोर्ड टूरिज्म स्थलों के इतिहास को संजोने और भविष्य को संवारने के लिए बड़ी संजीवनी साबित हो रहा है। यानी अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म का स्थान है तो अवश्य ही हेरिटेज टूरिज्म का भी और इको टूरिज्म का भी स्पेस वहां उतनी ही संभावनाएं उसके पास मौजूद हैं और उन्हीं संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए लोगों का इसके प्रति आकर्षण बढ़े, मनोरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो, अतीत और इतिहास के साथ जोड़ने का अवसर भी प्राप्त हो और भावी चेतावनी के प्रति हम सब जागरूक भी हो सकें। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने अपना इको टूरिज्म बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है। लीलौर झील अब दिवाली तक पूरे प्रदेश को टूरिज्म का बड़ा तोहफा भी देने वाली है। झील के चारों ओर दिवाली तक फैमिली टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। झील के बीच से गुजरने वाली सड़क को बनाया जा रहा है। मनरेगा के तहत जमीन को समतल किया जा रहा है। झील के किनारे शानदार लाइटिंग भी की जा रही है। झील के पास चिल्ड्रन पार्क और ओपन जिम भी बनाया जा रहा है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ पर इको हट बनाए जा रहे हैं। लीलौर झील को लेकर सवाल हमेशा से दूरदर्शिता का ही था। इससे पहले इस झील को महाभारत सर्किट के तौर पर विकसित करने की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। आंवला की भौगोलिक दूरी भी पर्यटकों की आमद का बड़ा कारण है। बस जरूरत थी पर्यटकों को एक कारण देने की। दिल्ली से महज 4 घंटे की दूरी और नैनीताल से नजदीकी टूरिस्ट स्पॉट होना इसके विकास में रामबाण है। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि आसपास के इलाकों में भी समृद्धि कल कल करके बहेगी। आज मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं गाँव में जाता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ या किसी कस्बे में जाता हूँ, वहाँ मुझे कोई कर्मचारी मिलता है, वहाँ का कोई बुजुर्ग मिलता है, उस क्षेत्र के कोई महानुभाव मिलते हैं, अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जिनके पास एक अनुभव है, और जब उनसे चर्चा होने लगती है तो मुझे बोलने लगते हैं कि देखिए हमें एक काम आपका बहुत अच्छा लगा। मैं पूछता हूँ क्या हो गया? कहते हैं साहब हमारे यहाँ इतना प्राचीन ये स्थल था, इस स्थल को सुंदरीकरण का कार्य करा दिया आपकी सरकार। तब मैं कहता हूँ धन्यवाद देना है तो आभार व्यक्त करना प्रधानमंत्री जी के प्रति करिए, और धन्यवाद देना है तो हमारे लोकल सांसद और विधायक को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने इसका प्रस्ताव हम तक पहुंचाने का काम किया।
दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा उपहार दिया है। रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने 11,440 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी से अलीगढ़ के विकास बहुत खुश हुआ है। उनका कहना है कि गेहूं के समर्थन मूल्य पर 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही ज्वार, जो चना और मसूर के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। जनपद अलीगढ़ में 20,000 2 किलो के मिनी किट के पैकेट फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रोवाइड करवाया है। दलहन के भी मिनी किट अच्छी मात्रा में आए हैं, तो सरकार बीजों की भी व्यवस्था अच्छे से कर रही है। और गेहूं के समर्थन मूल्य में देखिए आपकी 160 रुपया प्रति कुंतल की बढ़ोतरी करी गई। जौ में 170 रुपया प्रति कुंतल, चना में 225 रुपया प्रति कुंतल, मसूर में 300 रुपया प्रति कुंतल, राई सरसों में 250 रुपया प्रति कुंतल। इस प्रकार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे बढ़ के मिलेंगे किसानों को। ये हम आश्वान्वित हो जाते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि वो उतनी उस किसान की फसल एमएसपी पर खरीद की जाएगी। केंद्र सरकार ने गेहूं पर समर्थन मूल्य 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। ये किसानों के हित में बहुत लाभदायक है और इसी से किसानों की आय बढ़ेगी। ये केंद्र सरकार का इसी तरह से प्रोत्साहन करती रहे किसानों को। बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद में केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के फैसले का किसानों ने स्वागत किया है। यहाँ के किसान मुख्यतः रबी और खरीफ की फसलें उगाते हैं, जिनमें गेहूं प्रमुख है। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है और वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। किसान इंद्र प्रकाश वाजपेयी, अखिलेश शुक्ला, लक्ष्मी रत्न साहू, राजेश पांडे और मृदुल कुमार ने कहा कि यह फैसला उनके हित में है और इसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। ये तो स्वागत योग्य फैसला है, किसानों के लिए हितकर है। हम लोग भी किसान हैं और 160 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो सरकार ने जो है केंद्र सरकार मोदी सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाई है, तो इससे निश्चित रूप से जो है किसानों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। और इससे सिद्ध होता है कि मोदी सरकार जो धीरे धीरे एमएसपी मूल्य बढ़ा रही है, इससे जो है किसानों के बारे में शुभ होगा। किसानों के हित में मोदी सरकार द्वारा लगातार अच्छे परिवर्तन लाए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जा रही है। यदि किसान हितकर हो, किसानों के हित में कार्य किया जाएगा तो उसका दूरगामी परिणाम होंगे और जिससे भारत की तरक्की होगी, जिसके लिए हम आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को विद्युत व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था और नैनो यूरिया की समय से उपलब्धता, और इस साल तो भगवान भी हमारे साथ है। इस साल हम दुगनी प्रोडक्टिविटी करके देंगे, जिससे हमारे देश में जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं उसके क्षेत्र में हम उन टैरिफों से पार पा सकें और अपने देश की तरक्की कर सकें। जब से ये सरकार आई तब से बराबर निरंतर जो है किसानों के लिए, गरीबों के लिए इतनी योजनाएं आई हैं कि स्वयं किसान और गरीब जो है आंकलन करता है कि वाकई यह सरकार जो है हमारे पक्ष में खड़ी है, यह सरकार हमारी हित में है। रामपुर में रजा पुस्तकालय के 291वें स्थापना दिवस पर आयोजित द्वितीय पुस्तकालय महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ से किया। मुख्य वक्ता जेएनयू के प्रोफेसर हीरामन तिवारी ने विचार रखे, जबकि स्वागत भाषण पुस्तकालय निदेशक डॉक्टर पुष्कर मिश्र ने दिया। संचालन डॉक्टर अनुराग पांडे ने किया। राज्यपाल ने पुस्तकालय को विचारों का सरोवर बताते हुए गांधी व तुलसीदास की विचारधारा को आज भी प्रासंगिक बताया। रामपुर रजा पुस्तकालय का दूसरा महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ है, जिसे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल ने उसको विधिवत आज उसका उद्घाटन किया। आज पहले दिन हमने वसुधैव गांधी तुलसी युग में स्वराज धारणा
को लेकर एक विमर्श रखा है, एक राष्ट्रीय संवाद संगम रखा है, जिसमें मूर्धन्य विद्वान इस पर विमर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, आने वाले समय में रखेंगे। तो स्पॉटलाइट मिशन 2047 में देखिए, आज हमने आपको यूपी के 75 जिलों की कुछ विकास की जो गाथा है वो दिखाई है। आगे की जो बुलेटिन है उसमें भी हम आपको ऐसी ही कहानियां दिखाते रहेंगे, लेकिन स्पॉटलाइट मिशन 2047 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।